Okay, first you tell me here, be quiet. See, inflation, this is the chapter when if you are planning to do your MCOM in management or MBA, then definitely there you have to face during your first year, economic subject will be there. Okay, so ये economic subject में inflation का जो अभी chapter में पढ़ाने जा रही हूँ, ये chapter भी वहाँ पे रहेगा ही. Whatever sub points are there, that will be there in MBA and again in your MCOM in management first year में रहता है तुम लोग को economic, MBA के भी first year में रहता है. Somebody is making noise and please behave yourself. ठीक है, you are not a kid. और जितना इतना पतले आवाज में इतना बेकार मत गाओ प्लीज. Okay, be quiet. Yes. Okay, enough. Look here. See, inflation में तुम लोगों को क्या पढ़ना है ये चैप्टर में? Here you have to study. Be quiet. Meaning पढ़ना है. Then the causes of inflation. Demand pull inflation and cost push inflation रहेगा. What are the effects of inflation? Nature of inflation in developing economy ये इतना important नहीं है. अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो IAS एग्जाम के लिए वगैरह तो वहां पे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी. ठीक है, इन्फ्लेशन होना जरूरी है या नहीं है, अगर ये जरूरी है ये कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, दैट वे द क्वेश्चंस आर कमिंग. ओके, और अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम लोग को पढ़ना है तो यही ध्यान में रखना है कि कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है. आपको अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है थ्योरेटिकल वे में पूछा जाता है तो पूरा डायग्राम वगैरह निकाल कर आंसर देने पड़ते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट रहता है वो यही रहता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है तो वो किसके वजह से होता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन अगर रहेगा तो उसका रीजन क्या रहेगा. सो दिस वे दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन के मीनिंग के बेस पे. नाउ यू टेल मी हियर, इन्फ्लेशन का जनरल मीनिंग बताओ. तुम लोग को क्या ऐसे बोलते हैं ना इकोनॉमी में कि इन्फ्लेशन चालू है करके अभी. सो व्हाट डू यू मीन बाय द इन्फ्लेशन? क्या महंगाई? हाँ, महंगाई बढ़ना. फील कंट्री में इन्फ्लेशन होना चाहिए, तुम लोगों को लगता है कि प्राइसेस बढ़ने चाहिए? ओके, थिंक फ्रॉम द ओके फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू क्या लगता है, बढ़ने चाहिए. फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बढ़ना चाहिए. ठीक है, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो कस्टमर के लिए और क्या वहाँ पे एडवांटेज होना चाहिए. चलो प्राइसेस बढ़ गया तो इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ गया, उसका हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में कस्टमर का फिर वहाँ पे ऑब्वियसली अगर उनकी सैलरी के बेस के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करेंगे तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक. तो कस्टमर का वहाँ पे क्या इंक्रीज होना चाहिए, सैलरी शुड गेट इंक्रीज. बराबर है. प्रीवियसली पीपल यूज्ड टू से कि हम लोग 1 रुपए में 10 रुपए में घर चलाते थे पूरा करके, तुम लोगों ने सुना रहेगा. बट इज इट? हाँ, ठीक है, अभी तुम लोग 10 रुपए में कर पाओगे पूरा घर चला पाओगे? हाँ, इवन वड़ा पाव भी अभी नहीं आएगा. यस यस करेक्ट. ओके ओके, इनफ इनफ. यस, बी क्वाइट. तो इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? इन्फ्लेशन तो प्रोड्यूसर के लिए चाहिए बिकॉज उसको वहां पे प्रॉफिट कमाना है. ही विल डेफिनेटली ट्राई कि कैसे प्राइसेस को बढ़ाएगा. ओके, तो इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में होना चाहिए तो कभी मतलब गवर्नमेंट के लीगली अगर देखा जाए तो इट इज अलाउड ओनली 2%. और ऐसे इकोनॉमिक्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, इफ इट इज इंक्रीज बाय 2% तो वो ठीक है, चलो इकोनॉमी के लिए अच्छा है. लेकिन अगर 2% से भी कम प्राइसेस, मतलब 2% से अगर बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं रहता है, कस्टमर के लिए अच्छा नहीं रहता है. एंड डेफिनेटली फिर क्या होता है, राइट्स आते हैं और स्ट्राइक चालू हो जाते हैं, लोगों का सैलरी बढ़ना ये करना है करके यूनियन बीच में आ जाता है. so मेनी प्रॉब्लम द कस्टमर लाइक द इकोनॉमी हैज टू फेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी. अभी आप और एक बात बताओ मुझे कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं व्हाट विल गोइंग टू हैपन विद द कस्टमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंप्रूव होगा या कम होगा? कम होगा. ठीक है, बिकॉज उनका जो सैलरी रहेगा अभी वो मैक्सिमम पार्ट किसमें यूज करेंगे, कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे. विल दे एबल टू यूज द लग्जरियस कमोडिटी? they will not going to use the luxurious commodity. Okay, so this is what the case is with the inflation. अभी think from the producer point of view and tell me here, प्रोड्यूसर कब अपने कमोडिटी का प्राइस बढ़ाता है? देखो उसको प्रॉफिट तो कमाना है, वो तो बात बराबर है, लेकिन वो जनरली क्या क्या चीजों को कंसिडर करके कमोडिटी का प्राइस बढ़ाएंगे, क्या लगता है? जीएसटी, यस, टैक्सेस. कितना टैक्स उसको, मतलब गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ा दिया तो उसके लिए खर्चा बढ़ गया, उसने क्या कर दिया, फिर प्राइस बढ़ा दिया. और
और बताओ, लेबर चार्जेस, यस, लेबर कॉस्ट, अगेन ट्रांसपोर्टेशन, यस, सर्विस चार्जेस, वेरी गुड, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यस, इसमें ओ करने की जरूरत नहीं, उसने अच्छा ट्राई किया है, ठीक है, यस, यस। लिसन, ये तो मतलब तुम लोग को क्या समझा कि प्रोड्यूसर कब प्राइस बढ़ाता है, जब कॉस्ट ऑफ कमोडिटी बढ़ जाता है तो वो प्राइस बढ़ाता है, बराबर है। और एक सिचुएशन है कि वहां पे उसका कॉस्ट नहीं बढ़ता है, फिर भी वो प्राइस बढ़ा के रखता है, व्हाट वुड बी दैट सिचुएशन। देखो कॉस्ट जनरली, अगर तुम लोग भी प्रोड्यूसर हाँ, यस, वेरी गुड, अगर कंट्री में, लिसन, किसी भी कमोडिटी का सप्लाई कम है लेकिन उसके लिए डिमांड बहुत ज्यादा है, so there are chances that the producer will going to take advantage of this situation. प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको पता है कि बहुत सारे लोग मेरे कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं, तो वो प्राइस बढ़ाएगा तो भी लोग उसको खरीदने वाले हैं, करेक्ट है। सो यहाँ पे उसको कहा जाता है डिमांड पूल इन्फ्लेशन, ठीक है, एकदम सिंपल है, लेकिन ऑब्वियसली एकदम अंडरस्टैंड करने के लिए तो बहुत सिंपल है कि डिमांड बढ़ गया करके प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन अगर हम लोग बुक में पढ़ते तो हम लोग को बहुत डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है, हर एक पॉइंट को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब क्या समझा आप लोगों को, कि अगर किसी भी कमोडिटी का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर विद द सप्लाई, then the prices of that commodity will going to increase, and when the prices are increasing we are calling it as a inflation. तो ये प्राइसेस क्यों बढ़े थे, बिकॉज डिमांड बढ़ गया था, ओके, एंड देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब क्या रहेगा, कि खर्चा बढ़ गया, किसका खर्चा बढ़ गया, प्रोड्यूसर का, किस चीजों के लिए, कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, आर यू गेटिंग मी। So when the production of the when the cost of production is increasing for the commodity, then ultimately producer has to increase the price of this commodity. वो ऐसे नहीं सोचेगा कि नहीं मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरा डिमांड कम हो जाएगा, वो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं सोचेगा, बिकॉज उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है, एंड ही विल गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस, ओके। दिस 2 पॉइंट बेसिकली यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर की डिमांड पुल क्यों होता है, क्या रीजन होते हैं, और कॉस्ट पुश क्यों होता है, उसके क्या रीजन होते हैं, ओके। Listen here. See what do you mean by the inflation? A persistent and appreciable rise in the general price level or average prices. Persistent का meaning क्या होता है? What do you mean by the persistent? Persistent बोलते हैं ना हम लोग कि ये we can say continuously. Persistent मतलब क्या होता है? Continuous increase. जब price अपना continuously बढ़ता है, उसको कहा जाता है persistently increasing. And then again, inflation will be जो हमारा general price level रहता है. कैन यू टेल मी, मैंने आप लोगों को ये बताया था जनरल प्राइस लेवल और जस्ट एक नॉर्मल प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, बताओ मुझे। एक व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइस एंड व्हाट डू यू मीन बाय द जनरल प्राइस। यस, किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस रहता है हम लोग उसको प्राइस करेंगे, बराबर है, लेकिन जनरल प्राइस जब मैं बात करती हूँ तो मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी में जो सारे कमोडिटी है, जब मैं वो सारे कमोडिटी का प्राइसेस का सिचुएशन के बारे में बात करूंगी, that time I will going to say I am talking about the general price level. Are you getting me? समझा फिर से एक बार। देखो अगर एक कमोडिटी की मैं बात कर रही हूँ तो वो प्राइस हो गया, ठीक है, और मैं इकोनॉमी के जो सारे कमोडिटी है उनका प्राइस कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, कितना है, अगर मैं उसके बारे में बात करूंगी, इट मीन्स देयर आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल प्राइस लेवल। इज दिस क्लियर टू यू? तो जनरल प्राइस हर एक कमोडिटी का नहीं, लेकिन जो जनरल प्राइस लेवल रहेगा उसके अंदर अगर एप्रिशिएबल इंक्रीज होता है, एप्रिशिएबल इंक्रीज कब होगा, व्हेन इट इज लेस देन 2%, 2% से ज्यादा अगर प्राइस बढ़ता है देन इट इज नॉट एप्रिशिएबल इंक्रीज, ओके। So when your prices of the commodity are increased by minimum 2%, then it is considered it's a good inflation. उससे ज्यादा होता है तो it is considered as the bad inflation. It will going to have the adverse effect on the economy. Is this clear? Okay. देखो अभी यहाँ पे हम लोग एक दो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया है, इन्फ्लेशन मतलब क्या है। अच्छा और एक बताओ मुझे, इन्फ्लेशन में तुम लोगों को क्या लगता है कि प्राइसेस कमोडिटी के बढ़ जाते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, वहां पे कम होगा या बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा वैल्यू ऑफ मनी? प्राइस इंक्रीज हो गया करके वैल्यू ऑफ मनी फिर बढ़ जाएगा, उल्टा तुम लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना। पहले एक कमोडिटी तुम लोगों को 10 रुपए में अवेलेबल हो रहा था, अभी वो 12 रुपए में अवेलेबल हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा मनी का वैल्यू कम हो गया, अभी तुम लोग को ज्यादा देके वो कमोडिटी मिल रहा है करके,
वैल्यू ऑफ मनी किसके हिसाब से? तुम लोग ऐसे मत सोचे कि नहीं हम लोग कस्टमर है तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट, वो वैल्यू के हिसाब से मत कंपेयर करो। कैसे कंपैरिजन करना है? हाँ, एक्सपोर्ट के हिसाब से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं हम लोग, जो ट्रेडिंग के लिए होता है उसके हिसाब से। नाउ यू टेल मी, अगर हमारे कंट्री के कमोडिटी का प्राइसेस बढ़ जाता है तो हमारे कंट्री के कमोडिटी के लिए डिमांड रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा ना। अगर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे सो देयर विल बी नो डिमांड, बिकॉज बाकी लोगों के लिए जो हमारा कमोडिटी इंपोर्ट करने वाला है उनके लिए इट विल बी वेरी कॉस्टली, isn't it? तो वहां पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा खर्चे वाले करके वहां पे वैल्यू ऑफ मनी विल गोइंग टू गेट डाउन। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज एक कमोडिटी के लिए जो मुझे पहले 10 रुपए में अवेलेबल हो रहा था, मतलब वो कमोडिटी का वर्थ तो 10 रुपया ही है, अभी उसी कमोडिटी के लिए मुझे रुपीज में और 2 रुपया बढ़ा के देना पड़ रहा है। तो मतलब मेरा जो कंट्री का करेंसी उसका वैल्यू अभी कम हो रहा है। ओके, आर यू गेटिंग मी? सो ये चीज ध्यान में रखना, वहां पे मतलब ऑब्वियस ऐसे स्टेटमेंट अगर देंगे हम लोग तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगा ऐसे हम लोग को लगता है, लेकिन उसको जब हम लोग एकदम डीपली सोचेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वो करेंसी का वैल्यू ऑफ मनी जो रहता है वो कम होता है। ये ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, सी सैमुअलसन ने क्या कहा है यहाँ पे? सैमुअलसन हैज सेड इन्फ्लेशन एज द राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। पता है सब लोगों को, राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा है इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब प्राइसेस बढ़ता है तो एक तरह का तुम्हारा खर्चा ही बढ़ जाता है, एक तरह का तुम लोगों के ऊपर टैक्स लग जाता है, ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाता है करके। दिस इज व्हाट द इन्फ्लेशन ईयर। नाउ कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मुझे अटेंडेंस है ना तुम लोग का, वो ज्यादा टाइम जाएगा। यस, मैं थोड़ा 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन कर लेती हूँ, देन विल स्टार्ट विद द अटेंडेंस। ओके, नहीं पहले थोड़ा पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। यस, लुक हियर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबको पता है, राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। ओके, देन डिमांड पुल, यहाँ पे डिमांड बढ़ता है इसके वजह से प्राइसेस बढ़ती है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी डिमांड किन किन चीजों के वजह से बढ़ता है? कैन यू टेल मी हियर? क्या लगता है आप लोगों को? व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्या रीजन रहेगा उसके पीछे? यस, वेरी गुड, सप्लाई कम हो गया, मतलब जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है वहां पे उसके। लेकिन कोई अगर आंसर देगा तो उसको टॉर्चर करने की जरूरत है क्या? उसको देख के ऑब्वियसली वो टॉर्चर होता है ना फिर वैसे। बी वेरी न्यूट्रल। यस, लुक क्या, यस, एज ए सेड कि सप्लाई अगर, यस बी क्वाइट, सप्लाई कम होता है मतलब क्या होता है, वहां पे प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ता है। दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन ईयर, उन्होंने पॉइंट दिया है यहाँ पे कि डिमांड फुल इन्फ्लेशन क्यों होता है। तो द फर्स्ट वन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। उन्होंने कहा है कि मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में ज्यादा आएगा तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन होगा। कैन यू टेल मी हाउ इट विल गोइंग टू हैपन? अगर मनी सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी में, लिसन यार, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है मतलब किसके पास पैसा है? बैंक के पास पैसा है या कस्टमर के पास पैसा है? बैंक के थ्रू ही कस्टमर के पास जाएगा, करेक्ट है। मतलब क्या होता है, अगर तुम लोग को लोन लेना है तो बैंक आर इजीली गिविंग यू द लोन बिकॉज दे आर हैविंग मनी। ओके, और अगेन तुम्हारा अगर सैलरी बढ़ जाता है तो इट मींस व्हाट, यार गवर्नमेंट इज गिविंग यू मनी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, अल्टीमेटली हम लोग क्या बोलेंगे कि कस्टमर के पास पैसा है, सो दैट इज व्हाट इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सो अगर हमारे पास पैसा है दैट टाइम ओनली वी विल गोइंग टू डिमांड द कमोडिटी, बराबर है, तभी हमारा डिमांड वहां पे इंक्रीज होगा। अगर पैसा नहीं है तो हम लोग डिमांड भी नहीं करेंगे। सो व्हाट इज दैट सेइंग हियर कि डिमांड फुल इन्फ्लेशन होने का एक रीजन और एक है कि जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, और डिमांड ज्यादा करने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इज दिस क्लियर? हाँ हाँ, ओके, हाँ बहुत सारे क्लास में। अरे हाँ, तुम लोगों ने मार्क्स ही नहीं पहने, गए 2 लोगों ने नहीं पहना है। ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर, डेफिसिट फाइनेंस। ए रुको, टाइम क्या हुआ है? ठीक है, एक ठीक है, चलो अटेंडेंस ले लेती हूँ मेरी।
लेकिन डिमांड पुल लिमिटेशन का पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? सब समझ में आ रहा है? बस ये लेक्चर तक की समझ के मत रखो, एग्जाम तक दिमाग में रखो अपने। Please select section. Okay, please give your attendance. Be quiet. Yes, even online student, give me your attendance. Online student. Sarita. Okay, roll number 1. Sarita, present. Then Mohammed Junaid. Bakir Raza, absent. ऑनलाइन पे अगर कोई है तो बताओ जल्दी से। तो कैसे लेना है फिर? वो कितना टाइम पास होगा फिर? अच्छा ठीक है, चलो 1 by 1, लेकिन ये मुझे फिर बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा ये भी। चलो ना 1 to 3 से करते हैं, सबको रोल नंबर पता है ना? अच्छा 1 to 10 प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी योर रोल नंबर। 1 to 10, यस टेल मी। 5। ओके 5 को दिया। ए लेकिन 1 ठीक है, 1 to 10 में स्टार्टिंग से 1 2 3 1 सरिता। हाँ जुनैद एब्सेंट है, जुनैद इज देयर। ओके थर्ड रोल नंबर, थर्ड का एब्सेंट दे रही हूँ मैं। 4। ओके 5 आदित्य देयर, यस 6 को एब्सेंट दे रही हूँ। 7 ओके प्रीति। 9 सेजल। ओके राहुल कोई नहीं, ठीक है। 11 to 20 प्लीज स्टैंड अप। यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन इवन टेल मी। मैम रोल नंबर 16। हाँ ओके रोल नंबर 16 इज देयर। ओके जेबा। ओके 11 ठीक है। 12 ठीक है। पहले मुझे बता दो 11 to 20 में रोल नंबर 20, ठीक है। 20 14 17 18 ओके। So roll number 19 is absent. 15 Ritesh. Okay, roll number 21. 22. 22. 20. 24, 23, 23, 25, 26, 27, 20, 28, 29. Yes, ma'am. 30, Pravina. 30. 20. Okay. Then roll number 31 to 40, please stand up. Chalo. 34, okay. 37, okay. 31, 33. Okay, 41 to 50, stand up. 43, okay. 48, 45. Done? Okay. Then from 51 to 60. 58. 60. और कहीं नहीं? 61 to 70. 61 to 70 फटाफट बोलो।
नहीं, ये लोग बोलेंगे ना, ये तुम लोग ऑनलाइन वाले बोलते जाओ। ये 66 नहीं बोल रहा है, ये सौरभ कुछ नहीं बोल रहे आप। Ma'am. Yes, ma'am. 66. बोला करो अपना 67. 7, ओके, और कोई है ऑनलाइन सुने आप लोग भी बोलो। Present, sir. ऑनलाइन पे कोई खोल ले रहा 81 to 90 स्टार्ट अप। मैम 89। 89 तक ही है इधर। ओके 85। ओके 91 to 100 90 वो एक्चुअली बोले मत मुझे पहले। में कोई नहीं है ना? Yes, 101 to 10. 101 to 10. 10. Ma'am, 104. 106 present. 10. 106. 103. Okay, और 103. 111 to 20. 11 to 20 कोई नहीं। That's it. ये ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का बाकी है क्या? ओके ऑनलाइन में 1 to 10 में कौन कौन अवेलेबल है? ऑनलाइन 1 to 10 रोल नंबर 3 को दिया मैंने, बकीर इज देयर। और कौन है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट 1 to 10 10. 1 to 10 बेटा 104. 104 ओके और बोलते जाओ किसका बाकी है तो 39। 104 का दिया है। एक काम करो ना 1 to 10 में बोलो। Ma'am, 71. 1 to 10 में बोलो मुझे 1 to 10 में। 1 to 10 में कोई है नहीं, चलो 11 to 20 में बोलो। 11 to 20 बोलते जाओ, मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगी। मैम 16। 16 हाँ दिया है बेटा। ओके 21 मैम 13 13। 13 को भी दिया है। ओके 21 to 30 में बोलो। 129. 29 दिया गया। 31 to 40 में बोलो। 39। 39 38 को दिया है। 41 to 50 में बोलो। 39 मैम। ये 39 दिया। 41 to 50 में कोई नहीं। 51 to 60 में
जल्दी जल्दी 61 to 70 66 ma'am. 66. हाँ दिया 71 to 80 मैम 71 70 71 दिया 81 to 90 में मैम 81 बराबर दिया 91 to 100 में बोलो 91 to 100 कोई नहीं 101 to 10 तक 106 106 दिया है 104 दिया है 106 दिया है पूरा 111 to 20 में बोलो चलो मतलब सबका हो गया है ओके